हाय ऑल, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केजीएस के इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम यूपीएससी 2023 के टॉपर से आपकी भेंट करवाते हैं। और मैं सचिन अरोड़ा आप सबके सामने अपने कुछ छात्र जो इस बार चयनित हुए मेरे एमएमपी प्रोग्राम से, उनसे आपकी भेंट करवा रहा हूं। Our intention is that you get to see the journey of the topper। उन लोगों ने क्या चीजें सही की, क्या चीजें गलत की, उनकी मिस्टेक से सीखेंगे और उनकी स्ट्रेंथ से अपनी और स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो आज इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा चंद्रप्रभा शर्मा, जिनका रैंक 289 आया है 2023 में। उनसे लंबी चर्चा होगी, उनकी यात्रा होगी और उनके बारे में जानेंगे। वैसे तो मेरी छात्रा रही हैं, एकेडमिक रूप से मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन उनके और बहुत से जो पहलू हैं उनकी शख्सियत के, वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी छात्रों तक आए। सो चंद्रप्रभा, वेरी वार्म वेलकम टू यू। Welcome to this special podcast by KGS. Thank you so much for having me here, sir. It is an honor to be with my mentor. Thank you so much. So, Chandprabha, as we start, KGS में बहुत सारे बच्चे हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश माध्यम के भी छात्र हैं। हमारे पास दोनों तरह के हैं। So, I'll try and keep the language both हिंदी and English. तो मैं सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ, चंद्रप्रभा हमारे साथ हैं। चंद्रप्रभा की पढ़ाई बम्बई में हुई है, महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से ही चंद्रप्रभा ने अपनी इंजीनियरिंग भी की है। शी इज अ कंप्यूटर इंजीनियर एंड आफ्टर दैट शी वेंट अब्रॉड डूइंग हर मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी इन वॉशिंगटन, यूएसए। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पब्लिक पॉलिसी में अपना मास्टर्स किया है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा के बारे में और किस तरह से आप इस सिविल सर्विसेज की एग्जाम के लिए आपका मन कैसे बना। So you can choose whichever language you want. I would help you with the other two languages also. Thank you, sir. भाषा के मामले में एक बहुत क्लोज है ये विषय मेरे दिल से, so we'll talk about that in some time. But with regards to मेरा पढ़ाई एंड जो करियर एक्सपीरियंस रहा है एंड क्यों सिविल सर्विस का लगा, मतलब मुझे लगा कि करना चाहिए। सो पहला जो पब्लिक लीडरशिप में एक्सपीरियंस का मौका मिला था सर, वो स्कूल में था। आई एक्चुअली हैड द चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी स्कूल कैप्टन ऑफ क्वीन मैरी स्कूल इन मुंबई। तो वहां पर मुझे अभी भी याद है कि थोड़े से रिफॉर्म्स कैसे करते हैं, कैसे रिसोर्सेज को बेस्ट ऑप्टिमाइज किया जाए। हमारा स्कूल एक कंपटीशन होता था, आईसीएसई स्कूल्स का बहुत प्रोमिनेंट कंपटीशन था। हमारा स्कूल सैडली उसमें पता नहीं क्यों हमेशा सेकंड आता था। तो एक वो होता है कंप्लेसेंसी जो आ जाती है, हम तो सेकंड आते हैं, हम तो सेकंड आते हैं। तो हमारा मेरे बैच ने ये डिस्कस किया कि हम फर्स्ट क्यों नहीं आ रहे। तो वो एक था, पब्लिक लीडरशिप का एक मौका मिला। माय टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, माय बैचमेट्स वर वेरी सपोर्टिव। आई इनफैक्ट रिमेंबर वन टाइम जब मुझे बोलना था और 8th स्टैंडर्ड में, आई वाज नॉट स्कूल कैप्टन एट दैट टाइम, लेकिन बोलते बोलते मैं ब्लैकआउट हो गई स्टेज में, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट। एंड मुझे काफी बच्चे अब पूछते हैं कि मैम यू नो हाउ डू यू स्पीक एंड एवरीथिंग। मुझे उनको बताना पड़ता है कि मेरा एक वो स्टेज था जब मुझे स्टेज फियर होता था। आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी आई स्कूल कैप्टन बनने की, तब लगा कि नहीं, अब तो स्टेज फ्राइट से क्या ही करेंगे, उसको भी ओवरकम करना चाहिए। तो थैंकफुली टीचर्स ने, बैचमेट्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो वो एक पहला एक्सपीरियंस है पब्लिक लीडरशिप। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में, सिम्बायोसिस में, नया कॉलेज था एंड हमने पहला बैच बीटेक का पास भी नहीं किया था। इवन द फर्स्ट बैच नॉट ग्रेजुएटेड बिकॉज वाज जस्ट 3 years old। सो पापा और मम्मी एंड आई वाज डिस्कसिंग कि क्या हमें एक्चुअली ऐसे कॉलेज जाना चाहिए जो इतना नया है। तो मम्मी पापा ने एक चीज बोली थी कि प्रभा, यू लाइक इनिशिएटिव्स, तो अगर नया कॉलेज है तो काफी मौके मिलेंगे आपको कि आप नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट करो। तो वही बस ठान के चली गई सिम्बायोसिस, एंड बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूशन, बहुत मौके दिए मुझे। आई स्टार्टेड द ग्रीन सेल ऑफ सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट सेल वहां पे। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई एम एब्सोल्युटली, आई लव नेचर, आई लव एनवायरमेंट। एंड तब एक पर्सनल पैशन के रूप में था। फिर उसको कैसे हम एकेडमिक एक्सपीरियंसेस और गेन कर सके, तो हमने एक प्रोजेक्ट उठाया। मेरे को फाउंडर, इनफैक्ट आपके स्टूडेंट रह चुके हैं वो भी, को फाउंडर और मैं चले गए ये अयोध्या, क्योंकि वो अयोध्या से ही हैं। तो वहां पर सरयू नदी के हम तट पे खड़े हैं, गुप्तार घाट।
जी वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रिवर कंजर्वेशन कैसे करना है, क्योंकि पुणे में जी मुला मुठा नदी है, काफी कंडीशन बहुत खराब है। तो सरयू नदी के हम तट पे खड़े हैं, गुप्तार घाट पे, एंड आई एम स्टैंडिंग एंड आई लुक एट फ्रेश वाटर गंजेटिक डॉल्फिन्स। आई हैड नॉट जी थॉट कि आई विल सी डॉल्फिन्स इन अ रिवर एट द एज ऑफ, पता नहीं कितना थी मैं तब, 18-19 कुछ होंगी। एंड तब यूपीएससी की तैयारी थी नहीं, तो पता नहीं था कि फ्रेश वाटर गंजेटिक डॉल्फिन्स भी होती हैं, जो एक पास्ट ईयर क्वेश्चन रह चुका है। जी जी तो जी जी फिर सरयू नदी के संरक्षण में काम करना शुरू किया। तो उधर क्या हुआ, पॉलिसी मेकर्स के साथ इंटरेक्शन जब स्टार्ट हुआ, तो आई रियलाइज दैट आर आईएएस ऑफिसर्स, आर आईपीएस ऑफिसर्स एंड जस्ट जनरल पब्लिक सर्वेंट्स आर creating a huge impact in people's lives, and not just जी citizens lives but also environment conservation में काफी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो फिर सोचा चलो पब्लिक पॉलिसी एक्सप्लोर करते हैं। देन आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, एंड थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सिलेक्ट हो गई ऑन स्कॉलरशिप टू जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी। अब जब वहां पर गए वॉशिंगटन डीसी में, बहुत प्यारी सी नदी एनाकोस्टिया, आई वाज एक्साइटेड टू अगेन गेट कनेक्टेड विद अनदर रिवर। अब यूएस की नदी है, वेस्टर्न कंट्रीज की नदी है, तो हमें एक कंसेप्शन होता है कि अच्छा हो, बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी, एंड ऑल ऑफ दैट आई विल गेट टू सी एंड लर्न फ्रॉम देम आल्सो कि सरयू के लिए और क्या कर सकते हैं। I reach and I study Anacostia, and the condition is very bad. They are also अच्छा struggling with poor water quality, pollution issues. So I became हम्म the team lead of the McCord Policy Innovation Lab. तो जी McCord Policy Innovation Lab जो है, उनका environment head बन के we started talking about कि कैसे नदी का संरक्षण। तो वहां पे जॉर्ज टाउन के कम्युनिटी के साथ काम किया। वॉशिंगटन डीसी में क्या है, वो जो नदी है जेंट्रिफाई करती है, इट एक्ट्स एज अ फिजिकल डिवाइड। सो ईस्ट ऑफ द रिवर द कम्युनिटीज आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड थोड़ा रेशियल इश्यूज हैं उधर। तो वो कम्युनिटी जी के साथ जब समझा, देन आई स्टार्टेड इंटर रिवर इंटर कंट्री आइडियाज एक्सचेंज इन पॉलिसी, कि सरयू जी नदी से हमने क्या सीखा, हम क्या यूएस को सिखा सकते हैं। सो बहुत देन आई बढ़िया रियलाइज्ड एज अ स्टूडेंट दैट इट्स नॉट जस्ट a western import of policies, even they can learn a जी lot from us. तो वहां से मुझे पैशन और आया कि अच्छा इस पे काम किया जा सकता है। देन न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मौका मिला टू सर्व एज कंसल्टेंट इन सस्टेनेबिलिटी। ओके वहां से ये पता लगा कि सरकारी दफ्तर चाहे कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, उनकी चैलेंजेस थोड़े सिमिलर होते हैं, विच इज बेसिकली वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। जी तो ब्यूरोक्रेसी वही वहां की भी देख ली कि हाँ चैलेंजेस हैं, इट्स नॉट जस्ट आवर कंट्री के इश्यूज। फिर लगा कि चलो अब अयोध्या की याद आ रही थी, इंडिया की याद आ रही थी, एंड आई थिंक जब पब्लिक पॉलिसी में होते हो आपने इतना कंपेरेटिव एनालिसिस कर लिया होता है कि अल्टीमेटली फिर देश बेस्ट लगता है वापस आके। तो सोचा वापस चलते हैं, और यूपीएससी वाज द मोस्ट नेचुरल एक्सटेंशन कि यही करते हैं। फिर 2016 आई लैंडेड बैक, जून में लैंड किया, एंड 3 महीने में अगस्त में था प्रीलिम्स। एंड पता जी नहीं जी किस टाइप का फॉल्स कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो पब्लिक पॉलिसी करके आई हूँ, मास्टर्स आई विल क्लियर यूपीएससी। एंड जी फिर वही यूपीएससी में औकात दिखा दी कि बेटा बैठ जाओ थोड़ा सा, एक 1.5 साल की समस्या लेनी है तुम्हें। And also the fact that I have to respect my competition, who has been working very hard for so 1.5 years की जो तैयारी competition की थी, वो फिर मैंने सोचा करनी है। 2017 was the second year. 2016 के prelims fail करके I said कि चलो सीरियस अटेम्प्ट जब देना और पूरी मेहनत पूरा डेडिकेशन से जब दिया, 2017 का प्रीलिम्स निकल गया और मेंस नहीं निकला। एंड वो ओके सिर्फ इसीलिए हुआ, नाउ दैट वी जॉइन द डॉट्स इन हाइंडसाइट, नाउ आई रियलाइज कि प्रीलिम्स का जो खौफ बन गया था 2016 फेल करके, इवन तो तैयारी नहीं की थी, बट वो खौफ प्रीलिम्स का इतना बैठ गया था कि आई हैड सबकॉन्शियसली आई हैड गिवन मोर अटेंशन टू प्रीलिम्स देन मेंस। पर वो हम्म तैयारी इंटीग्रेटेड करनी है, वो किसी ने बताया नहीं। तो इसीलिए मींस लटक गया मेरा, नहीं हुआ क्लियर। फिर वही फिर 2018 का फिर से प्रीलिम्स फेल, 2019 का प्रीलिम्स फेल। अब क्या हुआ, 2017 का जब मेंस का फेलियर था, आई रियलाइज दैट आई एम मिसिंग माय ग्राउंड कनेक्शन, आई एम मिसिंग माय कम्युनिटी। एंड एक चार दीवार की कमरे में आप बैठ के बस पढ़ाई कर रहे हो। आई बिल्कुल वाज एकिंग फॉर दैट कम्युनिटी कनेक्ट, एंड क्योंकि वो था ना कि हमने सोल्यूशंस इंप्लीमेंट थोड़े से कर रखे थे या देखा था कि हाँ ये सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। अब वो बुक से पढ़ने में आई बिल्कुल वाज मिसिंग दैट ह्यूमन टच। यस तो फिर एनजीओ स्टार्ट किया, आप ही के स्टूडेंट रह चुके हैं, उनके साथ को फाउंडर मेरे अयोध्या में भी स्टार्टेड अल्समर फाउंडेशन। जी फिर हमने सरयू का संरक्षण एकदम फॉर्मल तरीके से स्टार्ट किया। तो वो पढ़ाई के साथ कर रही थी, तो प्रीलिम्स फेल हुआ 2018-19। फिर आगे की कहानी जो थी वो थी।
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये शेयर करने के लिए चंद्रप्रभा। प्रभा, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो छात्र चंद्रप्रभा को सुनने आए हैं, वो हो सकता है कि सचिन सर हमें आपको नहीं सुनना है, हमें चंद्रप्रभा को सुनना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इतने छात्रों से जब मैं इंटरव्यू करता हूँ और ये सवाल पूछता हूँ कि क्यों सिविल सेवा, तो मुझे शायद ही ऐसा कोई सवाल मिलता, जवाब मिलता है जिसमें कोई ये बताता है कि मेरे जीवन के अनुभवों ने मुझे सिविल सेवा की तरफ इस तरह से मोड़ा कि मैं सच में उस सेवा का अनुभव किया, पढ़ाई में मैं उसमें पहले ही लग गया और बाद में मुझे लगा कि अगर इस पर और प्रभाव देना है तो सिविल सेवा की परीक्षा क्रैक करनी होगी। तो चंद्रप्रभा, ये शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैंने भी सोचा कि बहुत से छात्र ये सोचेंगे कि चंद्रप्रभा इतना अच्छा बोलती हैं, इनका बैकग्राउंड भारत में भी पढ़ी है, विदेशों में भी पढ़ी हैं, तो हम क्या इन्हें मैच कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने कहा, बहुत सच्चाई के साथ आपने बच्चों से शेयर किया कि बचपन में आपको भी स्टेज फ्राइट था, डर था, लेकिन एक ललक थी कि भाई कहीं से रैंक 2 क्यों आए, रैंक 1 क्यों ना आए। तो जो जीतने की जो एक सोच है, अच्छा करने की एक सोच है, वो शायद आपके कार्यों में भी दिखी। और मैं इस बात को भी देखकर बहुत खुश हूँ कि आप प्रशासन में जाने से पहले ही प्रशासन में और क्या-क्या संभावनाएं हैं, प्रशासन से पहले आपने प्रशासनिक कार्य करने की कोशिश की है। सो ऑल दैट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। थैंक्स अ लॉट। बहुत सारे प्रीलिम्स दिए, प्रीलिम्स का आपने बताया डर था, डर की वजह से फेल ज्यादा होता है ना। तो इस बार चीजें बैठती चली गई। तो अब हम स्पेसिफिक अपने प्रीलिम्स की यात्रा, मेंस की यात्रा और इंटरव्यू की भी यात्रा पर बात करना चाहेंगे। और इसमें मेरे बहुत से छात्र हैं जो केजीएस में रहते हैं, दे हैव मल्टीपल क्वेश्चंस, जो कई बार ऐसा लगता है कि इतने मासूम से सवाल हैं, इनका भी जवाब देना पड़ेगा। पर मैं चाहूंगा कि एक टॉपर से वो सवाल भी शेयर किए जाए। तो मुझे ये बताएं कि प्रीलिम्स में आपने देखा कि कुछ चीजें किन्हीं कारणों से आप मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या जी, गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए प्रीलिम्स को लेकर, थैंक फिर यू उसके बाद सर। देखेंगे आपने उनका सुधार कैसे किया। जी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। ये इनफैक्ट मेरा पर्सनल मिशन है। जब से रिजल्ट आया है बस यही था कि इनफैक्ट जब लिस्ट में नाम देखा तो ये था कि काश मैं अपनी 24 ईयर ओल्ड सेल्फ को बता पाती कि ये गलतियां मत करना। तो तब से फिर जो टेलीग्राम की कम्युनिटी बनाने का एक मौका मिला है, उसमें भी यही कर रही हूँ कि मिस्टेक्स शेयर कर देती हूँ तो किसी का भी एक वैल्यूबल साल या अटेम्प्ट बच जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की जर्नी मेरी जितनी इतनी लंबी हो। अब प्रीलिम्स में मिस्टेक्स मेनली दो तीन रहेंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे ही वापस आई मुझे ये था कि मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एडवांस सोर्सेस पढ़ते हैं, एग्जॉटिक सोर्सेस पढ़ते हैं, क्योंकि जितना एडवांस मैं बुक उठाऊंगी उतना ही मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अब प्रॉब्लम ये है, एंड इनफैक्ट आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो बैकग्राउंड की बात करते हैं, मेरे भी काफी कम्युनिटी मेंबर्स ही पूछते हैं, उनको मैं यही आश्वासन एक देती हूँ कि यूपीएससी doesn't have an urban bias. They don't have a rich poor bias. वो level playing field, UPSC is the custodian of the merit system of India. एंड वो हमारे जो ग्रामीण दोस्त हैं, हमारे जो निम्न वर्ग के या फिर बैकवर्ड कास्ट के जो बच्चे हैं, उनको भी उतना ही पड़ाव, लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहता है। तो उसमें मुझे अब जो रियलाइज हुआ कि अगर ऐसा होता कि यूपीएससी लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाहती है तो वो क्यों एडवांस सोर्सेज को रिवर्ट करेगी? वो क्यों चाहेगी कि हम 700 पेजेस की कोई फॉरेन बुक या कोई एग्जॉटिक सोर्स पढ़ें? तो 2023 में बेसिकली जो पहले के अटेम्प्ट से, आई टॉक अबाउट मैंने क्या सुधार लाया, बट पहले के अटेम्प्ट में ये था कि मैंने एनसीईआरटीज को, फंडामेंटल सोर्सेज एंड रेफरेंस बुक्स को बहुत इग्नोर किया। इनफैक्ट ऑलमोस्ट आई यूज्ड टू थिंक लाइक कि नहीं ये तो स्कूल में पढ़ा हुआ है, अब क्या पूछेंगे, विच इज अ ह्यूज मिस्टेक। स्ट्रेटेजिक एरर जिसको बोलते हैं वो ये था। दूसरा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को उतना रिस्पेक्ट नहीं देना। मुझे लगता था कि एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया तो वापस क्यों पूछेंगे, आई ट्राई टू थिंक ऑफ कि वो और क्या पूछ सकते हैं, या फिर आई ट्राई टू गो टू डिफरेंट सोर्सेज की और कैसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। वो गलती इसीलिए थी क्योंकि यूपीएससी दो दो टूल्स से छात्राओं से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। एक तो सिलेबस हो गया, दूसरा पीवाईक्यूज। तो हमारा जो एग्जामिनर है वो अगर हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है एंड पीवाईक्यूज इज द बेस्ट सोर्स, आई फेल टू लिसन टू दैट कम्युनिकेशन, पीवाईक्यूज इग्नोर कर दिए। दैट वाज द सेकंड वेरी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। एंड थर्ड सर, ये थोड़ा सा एनजीओ के काम से 2020 एंड 21 में जब कोविड आया था तब मेरे एनजीओ को नीति आयोग का नोडल एनजीओ डेजिग्नेट कर दिया था अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट के लिए।
तो तब मैंने मेंटल हेल्थ क्राइसिस थोड़ा सा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, देखा कि क्या होता है, बिकॉज कोविड-19 वाज अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस एज वेल। यस। तो तब अपनी टीम के सपोर्ट के लिए थोड़ा सा उसमें स्टडी भी किया, लर्न किया। आपकी एक और छात्रा रह चुकी हैं, वो भी मेंटल हेल्थ में एक बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, उनसे सीखा। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माय मेंटल हेल्थ ओनली टू चेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ पढ़ाई। तो मुझे ये होता था कि अच्छा 12 से 14 घंटे पढ़ाई करो, 5 घंटे सो, और तभी क्लियर होगा, एंड दैट मिसकंसेप्शन। लेकिन 2023 का पेपर ने एक चीज ये सिखाई कि वो जो 10 मिनट का शौक था 2023 के पेपर का, कि फॉर्मेट ही चेंज हो गया है। आई एम सो हैप्पी दैट आई हैड द काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, एंड फ्रॉम माई ओन लर्निंग ऑफ न्यूरो साइंस, और जो पैशन मेंटल हेल्थ में आ गया था, कि वो 10 मिनट का जो शॉक लगा मुझे 2023 मेरे लास्ट अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में 2023 का पेपर कंप्लीट फॉर्मेट चेंज, आई वाज एबल टू टेक दैट। फिर वो क्योंकि मेंटल हेल्थ टूल्स आ गए थे, समझ आ गई थी, तो आई एक्चुअली प्रैक्टिस देम लाइव इन द एग्जाम उस टाइम के शॉक में। सो दैट अब मैं बताती हूँ कि मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट फैशन। काफी लोग बोलते हैं ओ ये तो सिर्फ फैशन है आजकल का एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स नॉट दैट। एक तो आपकी वेलनेस एंड मेंटल सॉर्ट ऑफ वेलनेस इंप्रूव करेगा, बट इट्स ऑल्सो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन योर यूपीएससी प्रेपरेशन। ऑफ कोर्स क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो जब हम पब्लिक सर्वेंट्स बन भी जाएंगे, फिर नोइंग एंड रियली अंडरस्टैंडिंग टूल्स ऑफ मेंटल हेल्थ, वो हम होपफुली हमारे काम में जो हम देश सेवा, लोक सेवा करना चाहते हैं, उसमें भी माई होप इसकी थोड़ा सा काम अच्छा बेटर हो पाएगा बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। सो दीज 3 थिंग्स मेनली आई थिंक वर द मिस्टेक्स, एंड आई एम होपिंग कि जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए हेल्प करें। तो इफ आई एम टू समराइज, 3 चीजें हैं। नंबर 1, अपने बेसिक्स को इग्नोर नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी किताबों की तरफ पहले नहीं दौड़ेंगे। सीपी मुझे लगता है कि बहुत से यूट्यूब के माध्यमों से ऐसी अचानक पता नहीं क्यों बातें आने लगी कि एनसीईआरटी किसी काम की नहीं, इससे कुछ पास नहीं होता है, और जो है हम कुछ नया पढ़ाएंगे। तो ये जो एक भीड़ आई खासकर कोविड के बाद, जो एक नई विचार आई शायद कुछ ऐसा दिखाने के लिए कि बाकी सब गलत है, हम सही हैं, इसमें हमें इस बात को चंद्रप्रभा के एक्सपीरियंस से भी लेना होगा कि अगर आपके पास आधार नहीं है, जड़ें नहीं है, तो आपका पेड़ बड़ा कैसे होगा। तो इसे बहुत संक्षिप्त रखते हुए, तो पहला आपने ये देखा कि आपको बेसिक्स अपने पढ़ने होंगे, दूसरा आपको परिवार मित्रों का जिसका भी सपोर्ट चाहिए, इस समय सपोर्ट भी है, और तीसरा आपने कहा कि इसमें मेंटल हेल्थ, जो आपके दिमागी जो स्वास्थ्य है, इसमें तनाव ना हो और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, तो वो है। इसमें मेरे छात्र जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत स्पेसिफिक चीज कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर एक बिल्कुल बिगिनर हूँ, और जैसे चंद्रप्रभा आप जॉब में भी थे, टाइम कैसे मैनेज करते थे, किस तरह से आपने अपना बांटा, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अपना दिन कैसे बांटा, और उसमें भी क्या टेस्टिंग के लिए, जैसे आपने कहा पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जामिनर को जानो, जो आपने कहा एग्जामिनर को जानो फिर तैयारी करो। तो ये पीवाईक्यूज जो आप करती थी और पढ़ाई जब करती थी, इनको कैसे बांटा? सो टाइम मैनेजमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के, उसमें थैंकफुली मुझे एक ऐसे सारथी मिल गए थे जो मुझे डे टू डे टारगेट्स मिल रहा था। आई थिंक आपके लास्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, आप काफी डेस्परेट हो जाते हो कि कहीं से भी गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस अगर मिल जाए। आई गॉट वेरी गुड गाइडेंस फॉर प्रीलिम्स थैंकफुली, एंड उनका डेली टारगेट होता था कि ये पढ़ के जाना है, और वो टेस्ट लेते थे। अब इसमें nobody has to go and find guidance, that's okay, but वो जो तरीका है कि आपको दिन का एक टारगेट मिल जाए और आप खुद ही को टेस्ट कर लो। एक ये हो सकता है कि आपको दिन का, कि शाम तक ये हो जाना चाहिए, एंड देन जस्ट गो इनटू टेस्टिंग मोड। ये टेस्टिंग खुद से भी हो सकती है थ्रू एक्टिव रिकॉल, या फिर अगेन पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस कर लिए। My calendar used to actually look like every single hour और 1.5 घंटा used to be planned on an Excel sheet। ऐसे रहता था कि हाँ ये 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना है, that used to be written। एंड उसको फिर एक वो डोपामीन हिट, अगेन मेंटल हेल्थ, जब आप उसको स्ट्राइक ऑफ करो, यू गेट अ वेरी नाइस कंस्ट्रक्टिव डोपामीन हिट कि हाँ यू अचीव्ड समथिंग। सो एक ये था इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आई शुड आल्सो गिव द डिस्क्लेमर। थोड़ा सा और डिटेल में चाह रहा हूँ, जैसे एक उदाहरण ले लें, एक दिन में मतलब कुछ सब्जेक्ट भी डालें, क्योंकि छात्र सबसे सुनते हैं, टॉपर्स से सुनते हैं ऐसा होना चाहिए, तो एक दिन का अगर हम उसका एक आउटलाइन अगर आप खींच सके, जी, किसी भी एक दिन का। प्रीलिम्स का लेते हैं।
हाँ, प्रीलिम्स का ही मैं स्टेज के कहना लिए चाह रहा हूँ कि सुबह आप कितने बजे शुरू करते थे, हाँ, कितना आपका रीडिंग टाइम होता था, कब ब्रेक्स लेते थे, राइट। एक दिन का कोई भी ऐसे उदाहरण के लिए क्रिस्प सा अगर एंड हम बता लेट्स सकें। लेट्स अज्यूम कि हम जैन के बाद बात कर रहे हैं जब हम प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव मोड में है। जब अच्छा, अभी ठीक है। वाला जो पीरियड है वो जी, जी, इंटीग्रेटेड रहेगा प्रीलिम्स एंड मेंस का। सो एक बार बिल्कुल। प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव लेते हैं, उसके बाद मे बी वी कैन डिस्कस इंटीग्रेटेड आल्सो। प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव में लेट्स से आज पॉलिटी करनी है, माय टारगेट फॉर टुडे इज पॉलिटी और इकोनॉमी कोई भी एक सब्जेक्ट। उसमें मैं स्टार्ट करती थी विद पीवाईक्यूज। सो कुछ भी पढ़ाई करने के पहले, बिफोर वी ओपन अप आर सोर्स मटेरियल, लक्ष्मीकांत खोलने से पहले आई वुड जस्ट सी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की फंडामेंटल राइट्स में अगर यूपीएससी ने कुछ पूछा है तो पूछा क्या है। ये ठीक है, इनफैक्ट बिगिनर्स को बहुत हेल्प करेगा। थोड़े वेटरन्स को ये होता है कि बिल्कुल। दे हैव एन आइडिया, बट बिगिनर्स गेट वेरी ओवरवेल्म्ड। अब लक्ष्मीकांत फॉर द फर्स्ट टाइम इज नॉट easy, and the challenge is we might start with chapters like the making of the constitution and जिसमें वो acts होते हैं। those acts are not easy to remember, मुझे अभी खुद नहीं याद है वो acts के features। जी, तो अगर आप एज अ बिगिनर और इवन अ वेटरन, आप बस रिसोर्स मटेरियल पढ़ने से पहले जस्ट लुक एट द पीवाईक्यूज। यू कैन ट्राई टू सॉल्व देम अगर सॉल्व कर पा रहे हैं, या फिर अगर सॉल्व नहीं भी हो रहे हैं इवन दैट्स ओके, टेंशन नहीं लेनी है। क्या होता है, मैं क्यों बोलती हूँ कि एक बार स्किम करके ट्राई कर लो, इज बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस ये आता है कि बिना पढ़े भी कॉमन सेंस एंड लॉजिक से सवाल हो रहे हैं। एंड दैट्स द कॉन्फिडेंस आई वांट फॉर अ लॉट ऑफ माय कम्युनिटी मेंबर्स आल्सो, कि आप एक पीवाईक्यू देखो, अगर आपको कॉमन सेंस एंड लॉजिक से प्रश्न हो रहा है तो आपको एक कॉन्फिडेंस ये मिलेगा कि यू डोंट हैव टू नो ऑल द फैक्टॉइड्स इफ योर कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड इज स्ट्रॉन्ग। सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो सॉस पढ़ने से पहले पीवाईक्यूज देख लिए, यू कैन जस्ट स्किम थ्रू एंड देन रीड योर सॉस, देन रीड फंडामेंटल राइट्स। तो क्या होगा, यू विल नो व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज नॉट, एंड किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना। फिर फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया, फंडामेंटल राइट्स के बाद मैंने फिर से पीवाईक्यूज उठाए एंड देन आई सॉल्व्ड इट अंडर अ टाइम्ड मैनर, टाइम्ड प्रेशर के अंदर। आई एम जस्ट सॉल्विंग दोस पीवाईक्यूज। सो माय एंटायर प्रेपरेशन फॉर प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव वाज वेरी पीवाईक्यूज बेस्ड। इनफैक्ट मैं अभी भी अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को बोलती हूँ कि आपको you shouldn't chase non UPSC sources at the cost of PYQs, because again वही communication है UPSC से। so that was for I think दिन का जो रहता था PYQs पहले, फिर source material पढ़ती थी, उसके बाद PYQ solve कर लेती थी। that was for prelims। एक दिन में एक ही विषय रखते थे या एक से ज्यादा, और सीसेट भी क्या उसमें समावेश होता था? सर सो जनवरी के बाद एक दिन में एक ही विषय होता था मेरा मोस्टली। अगर बोरिंग लगता है, अगर कुछ ड्राई लग रहा है, सो इट्स इवन इवन दैट इज ओके। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट बेस आल्सो, कि अगर कुछ ड्राई लग रहा है तो आपने डिवाइड करके स्प्लिट कर लिया, दैट्स आल्सो फाइन। मेरा एक दिन में एक ही रहता था क्योंकि क्या करेंगे, एक वही डोपामीन हिट की पूरा एक सब टॉपिक खत्म हो गया है एंड वो साइड रख दिया। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग यूज्ड टू हेल्प मी। CSAT, so I had started CSAT, so 2023 वाले में मैंने CSAT एक्चुअली फरवरी मार्च से स्टार्ट किया था। अच्छा, क्योंकि मार्क्स थोड़े ठीक आ रहे थे। मार्क्स मेरे हमेशा CSAT में 90-100 के ऊपर रहते थे, 80-90 के रेंज में रहते थे। तो मैंने फरवरी मार्च से ही स्टार्ट किया था। लेकिन क्या हो गया था, क्योंकि 2023 का CSAT इतना मुश्किल था कि वो शुरू हो गया कि अच्छा अब तो CSAT हमें इसी पहले से और एलिमिनेट पहले से करेगा। स्टार्ट करना है। बट थैंक हाँ जी, सो थैंकफुली यूपीएससी ने नॉर्मल सी ले आई। इस साल भी CSAT इज relatively easier. I won't say easy, but relatively easier than 2023. तो CSAT अब मुझे लगता है कि CSAT को जितनी रिस्पेक्ट डिमांड करता है CSAT उतना देना है। अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें 24 का लेवल करना है तो आई वुड से फरवरी मार्च से आप करो, दिन के 1-2 घंटे दे दिए। CSAT इनफैक्ट CSAT में और कोई सोर्स देखना ही नहीं अदर देन PYQs। सो टॉपिक वाइज PYQs देखने हैं CSAT में एंड फिर सिमुलेशंस लगाने। तो बेसिकली यही था CSAT का मेरा। बहुत अच्छा। तो हर एक की रणनीति अलग हो सकती है। प्रभा के अनुसार आपका सीसेट को कहीं पे भी किसी भी तरह से निग्लेक्ट नहीं करिए, लेकिन इनकी रणनीति ये रही कि जब तक जीएस चला रही थी तो जीएस पर ही केंद्रित थी। फरवरी के महीने से इन्होंने सीसेट पर काम करना शुरू किया। आप भी अपने हिसाब से, अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो कहीं पर भी इसको नीचे सोचकर कि भाई मुझे आता है छोड़ देना है, तो इग्नोर भी नहीं करना है, बट ऐसा भी नहीं बना लेना है कि भैया आप गणितज्ञ ही बनना है
तो वो भी कहीं पर अति हो जाता है, तो इसे बैलेंस करिएगा। प्रभा, एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि यहीं पर बहुत से बिगनर्स के साथ चुनौती आती है, डर भी लगता है, ये करंट अफेयर्स कब शुरू करने चाहिए। तो आपने प्रीलिम्स में, जैसे आप एक दिन में पॉलिटी ही कर रही हैं, तो उसके साथ का जुड़ा करंट अफेयर्स कैसे किया जाए, पर्यावरण के प्रश्न आते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत आता है, तो इनको आपने कब से लिया। वैसे आपकी तैयारी बहुत लंबी है क्योंकि आपने बहुत अटेम्प्ट दिए, बट जब भी इस पूरे अनुभव का अगर सार निकाल के आप मुझे कहें कि करंट अफेयर्स कब से और कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे छात्रों के लिए। जी सर, थैंक यू। सर, करंट अफेयर्स का मैं ये बोलूंगी कि मैंने थोड़ी गलतियां की थी जिससे सीखा। मैंने जो किया वो पहले मैं वो बताती हूँ, एंड देन व्हाट आई वुड हैव डन ऑल्सो टू इम्प्रूव। अगर एक और अटेम्प्ट देना होता वो बताती हूँ। तो अभी क्योंकि सब बच्चे जून में आ गए हैं, एंड लेट्स अज्यूम कि उनका 2022 का अटेम्प्ट है। अगर 2022 का 2025 का अटेम्प्ट है, तो इस केस में आई थिंक दे हैव टाइम टू जस्ट रीड द न्यूज़पेपर। तो अगर थोड़ा सा एक रिदम ले आएंगे न्यूज़पेपर रीडिंग में, आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। न्यूज़पेपर में चैलेंज क्या होता है जो मुझे होता था, आई यूज्ड टू टेक वेरी लॉन्ग इन रीडिंग द पेपर, बिकॉज थोड़ा सा एक इफ यू आर एक्स्ट्रा क्यूरियस अबाउट थिंग्स एंड इफ यू फील टू स्ट्रांगली अबाउट थिंग्स, हो सकता है कि आप एक वो पढ़ के आप उसी में देख रहे हैं। सो मुझे 2 घंटे लगते थे टू बिगिन विद। उसको कम करने का मैं बस ये बोलूंगी कि शुरुआत में आप गिव अप ना करें। मैंने 1 महीने बाद मैं गिव अप कर देती थी कि अरे मुझे 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन यही बोलूंगी कि एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट ऑफ तो टाइम लगेगा। जस्ट गिव योरसेल्फ दैट काइंडनेस एंड द पेशेंस कि अभी यू आर इन दैट वार्म अप फेज, टाइम लगेगा, बट देन यू विल कम डाउन टू 40-50 मिनट्स। एंड वो कैसे करना है, आई कैन गिव 2 एग्जांपल्स। फर्स्ट इज, जब आप क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हो, तो जब सिलेबस पढ़ोगे, पीवाईक्यूज देखोगे, तो लेजर फोकस ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि आपको समझ आएगा कि अच्छा यूपीएससी के लिए ये रेलेवेंट है, ये नहीं है। लेकिन वही है कि वो वार्म अप फेज के थ्रू आपको जाना पड़ेगा टू रीच दैट स्टेज ऑफ 40-50 मिनट्स का ड्यूरेशन लग रहा है का वाला स्पीड फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग। सेकेंड थिंग, मुझे ये चीज हेल्प करती थी, किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर डेली कंपाइलेशन आ रहा है, तो मैं उसको कंपाइलेशन को नहीं देखती थी, मैं बस सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेती थी। तो ये समझ आता था कि कोई यूपीएससी इकोसिस्टम में अगर है, उनको अगर दिन की न्यूज में ये रेलेवेंट लग रहा है, तो मुझे भी वही लेजर फोकस लगा के अपना न्यूज पढ़ना है। आई डोंट हैव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड विद एनीथिंग एल्स। सो नॉट टू रीड द कंपाइलेशन एज सच, बट टेबल ऑफ कंटेंट्स देख के सॉर्ट ऑफ वो रेड लाइन हो जाएगा कि हाँ यूपीएससी के लिए ये रेलेवेंट है। दैट इज वन सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन कि कैसे आप अपना न्यूज़पेपर स्पीड अप और बढ़ा सकते हैं। दूसरा सर, मैंने क्या किया था, मैंने एक्चुअली कंपाइलेशंस पढ़ी थी मंथली। तो लेकिन क्या हुआ, हेल्प किया। आई थिंक देयर इफेक्टिव, मंथली कंपाइलेशंस आर नॉट बैड, बट क्या हुआ कि इंटरव्यू की जो तैयारी होती है, इंटरव्यू की तैयारी में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर काम आता है, देयर इज नथिंग एल्स। सो नाउ आई एम थिंकिंग कि इफ अ स्टूडेंट कैन डेवलप दैट स्किल ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर ऑल द स्टेजेस, तो इंटरव्यू में तो पढ़ना ही है आपको न्यूज़पेपर, तो आप मेंस और प्रीलिम्स में भी वो फायदा उठा लो। तो इसीलिए 2025 के बच्चों को मैं यही बोलूंगी कि न्यूज़पेपर शुरू कर दो, टाइम है, बस खुद के साथ पेशेंटली कि हाँ शुरू में 2 घंटे लगेंगे, फिर धीरे धीरे यूजिंग द सॉल्यूशंस आई मेंशन यू कैन इंक्रीज योर स्पीड। परफेक्ट। तो ये तो अक्रॉस टॉपर्स, मैंने कई बार अपने छात्रों से बात की है, टॉप रैंकर्स से भी बात की है कि अखबार का कोई विकल्प नहीं है भाई, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और ये भी बात सच है कि पहले जो है मतलब बहुत दर्दनाक लगता है प्रक्रिया, इसमें घुसना मुश्किल है, आग का दरिया है, डूब के जाना है, ऐसा महसूस होता है। बट एक बार तैरना सीख गए तो बहुत बढ़िया रहता है। तो चंद्रप्रभा ने बताया कि आपके संस्थान जो आपको कंपाइलेशन देते हैं, उनकी सूची पर नजर रखिए, उनमें कुछ चीजें आपके दिमाग में, जहन में रहनी चाहिए ताकि आप उसको परीक्षा में छोड़कर ना जाए। सीपी, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँ, अभी भी प्रीलिम्स में ही हूँ। जब नया छात्र आता है उसको डर लगता है कि नोट्स कहाँ से लूँ, कैसे लूँ। मैंने दिल्ली में देखा है छाप छाप के कोचिंग संस्थानों के डिक्टेशन बिक रहे हैं, खूब सारे लिखवाए जाते हैं, और कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि पढ़ते कम है, नोट्स ज्यादा लिखते हैं। तो क्या आप भी इसी में विश्वास करती थी या आपने अपने नोट्स को व्यवहारिक किया? सर, ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत करीब है। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे ये लगता था कि मैं जितना लिख लिख के पढ़ूंगी, कि पढ़ रही हूँ और लिख रही हूँ साथ में, उतना ज्यादा याद होगा, उतना ज्यादा प्रैक्टिस आएगा। एंड ये वो पूरा टाइम ऐसा था जब मैं कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया लेकिन नोट्स बन रहे नोट्स बन रहे हैं बस। हाँ, नोट्स तो ऐसा होता है कि वही होता दहेज है कि जब इकट्ठा आप हो रहा है।
बस साथ में जाएगा सही में। तो इनिशियल अटेम्प्ट्स में क्या होता था, आप जैसे शुरुआत में एक रिसोर्स मटेरियल पढ़ रहे हो, मैं आपको शुरू के अपने 2016 के नोट्स दिखाऊंगी, इट्स अ जेरोक्स कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सोर्स मटेरियल, सब कुछ छाप दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब 2023 के अटेम्प्ट में ये समझ आया कि नोट्स आर योर स्ट्रेटेजिक मेमोरी टूल, जो आप अल्टीमेटली प्रीलिम्स के एक दिन पहले ऐसे तैयार हो जाने चाहिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट आपका एक एक दो दो घंटे में बस रिवाइज हो रहा है। सेम थिंग फॉर मेंस। मेंस के नोट्स ऐसे होंगे कि पिछले लास्ट का जो एक हफ्ता बचता है, फिर मेंस का एक दिन पहले, जैसे जीएस1 अगर हमें कल देना है तो ऐसे लिख के आए हैं, और ऐसे कि शाम को हम बस जीएस1 का रिवाइज कर रहे हैं। अब आप ये सोचो, अगर मैंने पूरी बुक ही छाप दी और वो उससे मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मतलब मेरा लास्ट मिनट रिविजन का जो स्ट्रेटेजिक टूल है वो आई हैव नॉट मेड इट। उसके बाद इवन ड्यूरिंग द ब्रेक, सो जीएस1 एंड जीएस2 के बीच में भी सम स्टूडेंट्स लाइक टू रिवाइज अ लिटिल। सो नोट्स आर योर स्ट्रेटेजिक टूल फॉर योर लास्ट मिनट मेमोरी रिकलेक्शन। अब क्या होता है, इसीलिए जो सर भी बता रहे थे अभी कि कहीं से भी आप अगर लेके आओगे, वो आपका नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी योर स्ट्रेटेजिक टूल, इट विल बी समवन एल्सेस। व्हाई इज हैविंग योर ओन स्ट्रेटेजिक टूल इंपॉर्टेंट इज बिकॉज आपको पता है आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, आप क्या भूल रहे हो, आपको ये भी पता है कि आपको क्या याद रहता है। तो आपको एक्चुअली वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब आपके जहन में आ गया है, आपको याद है वो। सो आप लास्ट मिनट नोट्स में वो नहीं डालेंगे, आप लास्ट मिनट नोट्स में वही डालोगे जिसको आप भूल रहे हो, या फिर जिसको आपको सॉर्ट ऑफ एक्टिव रिकॉल भी करना है। तो बस आई थिंक सर वाज आल्सो गिविंग द सेम गाइडेंस दैट योर नोट्स शुड बी योर्स एंड योर्स अलोन, दे शुड बी यूनिक टू यू एंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड खुद से बनाना है। बट एट द सेम टाइम आई वुड रेकमेंड कि फर्स्ट रीडिंग में नोट्स मत बनाना मेरी तरह, नहीं तो एक जेरोक्स पूरा कॉपी तैयार हो जाएगा। फर्स्ट रीडिंग में जस्ट रीड थ्रू योर मटेरियल, हैव फन विद इट, एंजॉय इट। लक्ष्मीकांत इज अ वेरी एंजॉयबल रीड, जस्ट रीड इट, एंड देन उसके बाद सेकंड राउंड में क्या होगा, यू विल नो एग्जैक्टली क्या नोट्स बनाने हैं। सेकंड थिंग सर, आई एक्चुअली टॉक अबाउट द active recall method. I also learned it from another senior. What they do is active recall में आपका जो notes बनेगा वो ऐसे left to right नहीं बनता है। Left column में students will basically just write the topic. So let's say for example we're talking about the Great Indian Bustard, which is a PYQ also. उस bird के बारे में अगर हम discuss करें तो left column में हमने बस ये लिख लिया कि okay, bird का नाम, IUCN status, हमने लिख लिया कि what are the habitat problems that the bird is facing, some features about the bird, it is a heavy bird. तो हमने सिर्फ वो टाइटल लिख लिया, एंड टाइटल के राइट के कॉलम में हमने एग्जैक्ट आंसर्स लिख लिए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर नोट्स लेफ्ट टू राइट, व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम लेफ्ट कॉलम में सिर्फ टाइटल लिख लें एंड उसको राइट वाले कॉलम को ढक लो, एंड देन जस्ट एक्टिवली रिकॉल कि क्या था। सो यू आर इन अ सेंस सेंडिंग योर ब्रेन टू अ मेंटल जिम, एंड यू आर डूइंग एग्जैक्टली वो वाला एक्सरसाइज जो आपको प्रीलिम्स में करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में आपको नोट्स नहीं दिखेंगे, लेफ्ट टू राइट आप पढ़ नहीं पाओगे, पैसिवली नहीं होगा, यू हैव टू फोर्स योर ब्रेन। तो अगर रोज आप इमेजिन करो सोने से पहले, इफ यू आर पुटिंग योरसेल्फ थ्रू दैट मेंटल वर्कआउट, सेम थिंग यू विल गो एंड रेप्लिकेट इन द एग्जाम हॉल। तो वो एक्टिवली स्ट्रक्चर कर लेना नोट्स को, दैट इज माय एडवाइस टू द स्टूडेंट्स। तो मेरी आंखों में लगभग आंसू आने वाले कि कई बार छात्र मुझसे लड़ जाते हैं इस बात पे कि सर बाकियों की तरह क्यों नहीं डिक्टेशन दे देते हो। आपने भी आज बता दिया कि आप अपनी कॉपियों को भरे जा रहे थे, नोट्स भरते जा रहे थे, और उसकी वजह से बहुत बार ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स तक वो नोट्स बनने में बहुत टाइम लेता है, याद भी नहीं होते। आपने एक्टिव मेमोराइजेशन की भी बात की, और आप आज शेयर कर रही हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ 90% लोग हमारी बात सुन के अनसुना कर देंगे और हमारा दिल यहीं टूट जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्या था इसमें, क्या नशा है इसमें, क्या मजा है कि हम अपने 2-3 अटेम्प्ट बर्बाद कर रहे होते हैं हर चीज को लिख कर? क्यों करते हैं ये? आपने क्यों किया? अब Yes. तो आप छोड़ चुकी है, नशा मुक्ति हो गई है, बट क्या हमें कहीं पे ये लगता है स्कूलों में भी यही करते थे, अभी भी यही करेंगे, जबरदस्ती करते हैं, क्यों करते हैं? So I had thought of this from the neuroscience perspective, because I was learning mental health and learning का एक integration. There are two things to it: comfort and familiarity, and a sense of dopamine hit and a warm glow. तो क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स थोड़े से ऐसे ही हैं कि आप जो डिक्टेशन का आप बता रहे थे कि बच्चे बोलते हैं डिक्टेट करो, दैट गिव्स अस अ सेंस ऑफ कंफर्ट।
द प्रॉब्लम इज, क्योंकि इतना फेमिलियर है, स्कूल में भी यही होता था, प्रॉब्लम क्या है, वार्म ग्लो से दूर रहना है। और मुझे बहुत वार्म ग्लो होता था खुद को ये देख के कि वाह मेरे नोट्स इतने बल्कि और इतने अच्छे हैं। जॉर्ज टाउन के कारण मैंने शायद वो नया तरीका सीखा भी था कि नोट्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं। इनफैक्ट मेरे प्रोफेसर थे, वो ये हमें थीसिस करनी थी और प्रोफेसर ने ये बोला कि वी डोंट केयर इफ योर थीसिस इज 60 पेजेस, 120 पेजेस, 800 पेजेस, कैन यू कम्युनिकेट टू योर पॉलिसी मेकर, टू योर पॉलिटिशियन इन 2 पेजेस और नॉट। तो हमारी इनफैक्ट मास्टर्स की जो थीसिस थी, जितनी एफिशिएंट और जितनी पतली होती, दैट वुड बी हेल्पफुल। तो यही है, दैट वार्म ग्लो जो आता है ना, ज्यादा पन्ने भर के, अगेन टू द स्टूडेंट्स जो सर का जो फियर है, जो अनसुना कर देंगे हमारी बात, खुद से बस ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आप करो, क्या मैं खुश हो रही हूँ या खुश हो रहा हूँ, जस्ट वॉल्यूम देख के। और फिर खुद से ये सवाल करो कि प्रीलिम्स के एक दिन पहले क्या वो आपको काम आएगा। एंड अगर कोई भी बिल्कुल। ऐसा बच्चा है जो किसी और के नोट्स ले रहा है, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट इफ उन टॉपर को या मेरे नोट्स अगर मिल जाए, तो आस्क योरसेल्फ कि मुझे जो चीज भूल रही थी, व्हाट इफ वो आपको याद है, या मुझे जो चीज याद है, क्या व्हाट इफ वो आपको भूल रही है। तो आप अगर मेरे नोट्स बोरो करोगे, आपने अपना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज खो दिया। तो ये 2-3 सवाल में सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए तो लिख लेना, ताकि ये जो सर का बहुत जेन्युइन फियर है कि आप ये अनसुना कर दोगे और ये जो नशा हमें छोड़ना है वो हो जाए। तो ये 3 सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस याद रख करके खुद को पूछते रहना। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि छात्र इस पुराने नशे को छोड़ेंगे। बट जैसा कि आपने बहुत सही कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा हमें इस तरह का कोडिंग हमारी कर दी गई है। कोई और हमें सुना रहा है संगीत, हम उसे लिख रहे हैं और हम उसे अपनी क्षमता मान लेते हैं। पहली बात तो ये गलती करते हैं। दूसरी बात जो व्यवहारिक गलती है वो ये है कि ये सच में किलोग्राम के हिसाब से अभी तो आपको एक वार्म ग्लो अच्छा महसूस कराएगा। प्रीलिम्स से पहले वो कहीं काम नहीं आते हैं। और सीधी सी बात है, वो PYQ आपके उस पर आधारित है या नहीं, क्या चीज आप याद करते नहीं याद करते, वो उस पर निर्भर बहुत कुछ करता है। आपने बहुत अच्छा क्विक लर्निंग की टेक्निक्स भी शेयर की, वो शायद अभी ये मंच नहीं है। मैं क्लास में भी अपने छात्रों से वो ऐसी चीजें शेयर करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आते हैं आपके दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जवाब भी देंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।